स्कूल से निकलकर रीता तेज कदमों से पैदल ही घर की ओर जा रही थी। आज स्कूल में एक महत्वपूर्ण मीटिंग थी, इसलिए पूरे स्टाफ को छुट्टी के बाद भी रुकना पड़ा। मीटिंग समाप्त होते ही कुछ लोग अपनी स्कूटी पर, कुछ अपनी कारों में जाने लगे। जिन लोगों की बस निकल गई थी, वे दूसरे लोगों से लिफ्ट मांगकर चले गए। केवल रीता ही अकेली खड़ी रह गई। संकोचवश उससे किसी से लिफ्ट मांगते भी न बन पड़ा। देखते देखते स्कूल खाली हो गया। पर्स खोलकर देखा, इतनी दूर जाने के लिए उसमें पर्याप्त रुपए भी नहीं थे जो ऑटो या टैक्सी कर लेती। अंत में वो पैदल ही घर की ओर निकल पड़ी। सड़क पर बेतहाशा भीड़ से स्वयं को बचाती चली जा रही थी कि अचानक उसकी नज़र धीमी गति से बिल्कुल पास से गुजरी एक काले कार पर पड़ी। अंदर से कुछ जानी पहचानी आवाज भी सुनाई दी। कोई फोन पर बात करते हुए गाड़ी चला रहा था। जब उसने कार के नंबर पर नजर डाली तो पता चला, अरे यह तो माया दीदी की गाड़ी है। वो सोचने लगी कि गाड़ी तो बहुत धीमी और उसके बिल्कुल करीब से गुजरी, परंतु क्या उस पर चालक की नजर नहीं पड़ी होगी या जानकर अनजान बनने का प्रयास किया। यह सोचकर उसका मन उदास सा हो गया। घर पहुंची तो उसके पति रोहन अभी घर नहीं लौटे थे। उसने जल्दी से कपड़े बदले और चाय बनाने की तैयारी करने लगी। कुछ ही देर बाद ही उसे कॉल बेल सुनाई दी। उसने दरवाजा खोला तो देखा माया दीदी का बेटा अभय मुस्कुराते हुए खड़ा था। रीता की दोनों बड़ी बहनें भी इसी शहर में बड़े बड़े शानदार बंगलों में रहती थी। रीता बहुत प्यार से उसे घर के अंदर ले गई और मुस्कुराते हुए बोली, अभय आज मौसी की याद कैसे आ गई? अभय बोला, मौसी मुझे तो मम्मी ने भेजा है। अगले शनिवार को मेरा जन्मदिन भी है और मम्मी पापा की शादी की सालगिरह भी है। आपको उसके लिए निमंत्रण देने आया हूँ। आप और मौसा जी जरूर आना। यह सुनकर रीता के मन को ठेस लगी कि दीदी इसी शहर में ही रहती हैं, स्वयं भी आ सकती थी या एक बार फोन भी कर सकती थी। मन की वेदना मन में ही छिपाए वह अभय को बैठने को कह जल्दी से चाय बनाने किचन में चली गई। सोचने लगी, अभय उसके घर अकेले पहली बार आया है, खातिरदारी तो बनती है। चाय के साथ केवल बिस्किट तो अच्छे नहीं लगेंगे, साथ में ब्रेड पकोड़े भी बना लेती हूँ। महीने का आखिरी सप्ताह था, घर में तेल बेसन भी कम ही थे। उसने जल्दी से अपने सुघड़ हाथों से पकोड़े तलने शुरू कर दिए। पकोड़े तलने की खुशबू पाकर अभय किचन में ही आ गया और बोला, मौसी आप यह सब क्या करने लग गई हो? मुझे तो देर हो रही है और मैं यह सब तला हुआ कुछ खाता भी नहीं हूँ। बस आप किचन से बाहर आ जाइए, अब मैं चलूंगा। यह सुन रीता केवल चाय का कप लेकर किचन से बाहर आ गई। अभय को चाय देकर दीदी के हालचाल पूछने लगी, परंतु अभय रुकने के मूड में ही नहीं था। वह बोला, मौसी दरअसल मम्मी ने आपके लिए कुछ भेजा था, इसलिए मुझे आना पड़ा। वह बाहर जाकर कार से एक बड़ा सा पैकेट निकाल कर ले आया और रीता को देते हुए बोला, ये मम्मी ने आपके लिए साड़ियाँ भिजवाई हैं। उन्होंने यह भी कहलवाया है कि प्रोग्राम के दिन इनमें से ही कोई साड़ी आप पहने। यह सुनकर रीता अपमान से कटकर रह गई। उसने अभय को पैकेट वापस देते हुए कहा कि दीदी को कहना कि उसके पास बहुत सारी साड़ियां हैं, यह पैकेट तुम वापस ले जाओ। अभय पैकेट लेकर जाने लगा तो शिष्टतावश रीता भी उसे छोड़ने उसके साथ बाहर तक चली गई। अभय कार में बैठते हुए बोला, मौसी अभी कुछ देर पहले शास्त्री रोड पर आप ही आ रही थी ना? मैंने आपको देखा था। बहुत भीड़ होने के कारण मैंने गाड़ी नहीं रोकी। यह सुनकर रीता मन ही मन बहुत आहत सी हो गई। चेहरे पर फीकी मुस्कान लाते हुए बोली, कोई बात नहीं। अभय चला गया। कुछ ही देर बाद उसके पति रोहन भी आ गए। हाथ मुंह धोकर चाय पीने बैठे तो चाय के साथ पकोड़े देख खुश हो गए। बोले, वाह आज तो मजे आ गए। बेचारी रीता चुप्पी साधे रही। थोड़ी देर बाद उसने पति को माया दीदी के घर से आए निमंत्रण के बारे में बताया और मिथ्या बहाना बनाते हुए बोली, बड़ी दीदी व्यस्तता के कारण स्वयं ना आ सकी। यह सुनकर रोहन बोले, कोई बात नहीं, घर में दो दो कार्यक्रम है, बहुत काम होगा, हम जरूर चलेंगे। रीता को रात भर बेचैनी के कारण नींद नहीं आ रही थी। रोहन थकावट के कारण गहरी नींद में सो गए थे। रीता अतीत की गलियों में भटकने लगी। भटकते भटकते वह बहुत दूर निकल आई।
पुरानी यादों के रास्ते बहुत लंबे थे, उनका कोई और छोर ही नहीं था। उसके पिता विजय जी कपड़ों के थोक व्यापारी थे। उनका घर धन धान्य से संपन्न था। जीवन आनंद से बीत रहा था। उसके पिता की गिनती शहर के माने हुए धनाढ़ और गणमान्य लोगों में हुआ करती थी। उसकी माँ कमला बहुत नम्र और मिलनसार महिला थी। जब कमला पहली बार गर्भवती हुई तो विजय जी की खुशी का कोई अंत न था। उन दोनों को खानदान का वारिस के जन्म लेने की उम्मीद थी। उस समय में लोग बेटे को ही खानदान का वारिस माना जाता था। समय आने पर कमला ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। इस पर सब नाते रिश्ते वाले कहने लगे कि उनके घर लक्ष्मी की और अधिक कृपा होने वाली है। बच्चियों के जन्म पर सारे रीति रिवाज बड़ी धूमधाम से किए गए। कहीं पर कोई कसर नहीं छोड़ी गई। पूरा घर बच्चियों की किलकारियों से गूंजने लगा। बच्चियों का नाम माया और छाया रखा गया। प्रसव के बाद कमला की तबीयत खराब रहने लगी। इलाज शुरू हो गया। बेटे की आस विजय जी के मन को बेचैन किए रखती। उन्हें अपनी अपार धन संपत्ति के वारिस के न होने की चिंता तड़पाती रहती। उधर कमला का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता ही जा रहा था। घर में सुख सुविधा होते हुए भी दोनों पति पत्नी को बेटा ना होने का दुख सताता रहता। कमला को बीमारी से जूझते हुए 7 साल बीत चुके थे। अचानक 7 साल बाद बीमारी की हालत में ही कमला एक बार फिर गर्भवती हो गई। अब शारीरिक रूप से वह बहुत कमजोर हो चुकी थी। इस हालत में गर्भवती होना और वह भी इतने लंबे अंतराल के बाद खतरे से खाली नहीं था। डॉक्टर ने स्पष्ट शब्दों में कमला और विजय जी को चेतावनी दे दी थी कि माँ या बच्चे किसी की भी जान को खतरा हो सकता है। बेटे की चाहत और ललक ने पति पत्नी ने दोनों का विवेकहीन बना दिया। डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी कमला अपनी जान पर खेल गई। खानदान को वारिस फिर नहीं मिला। इस बार कमला ने फिर बेटी को ही जन्म दिया। तीसरी बेटी ही रीता थी। विजय जी और कमला बेटा ना होने के गम में मन ही मन घुलने लगे। रीता अपनी बहनों से 7 साल छोटी थी। बड़ी बहनें रीता को बहुत प्यार और लाड करती थी। बड़ी होने पर उसकी पढ़ाई लिखाई के साथ और सभी बातों का भी ध्यान रखती थी। माया और छाया दोनों ने स्कूल के बाद नामचीन कॉलेजों से पढ़ाई पूरी की। रीता अभी स्कूल में ही थी। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा। दोनों बेटियों के ग्रेजुएट होते ही विजय जी ने उनके विवाह के लिए वर खोजने आरंभ कर दिए। एक कहावत है, माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ। उसी कहावत को चरितार्थ करते हुए उनकी दोनों बड़ी बेटियों के विवाह अमीर घरानों में हो गए। पत्नी कमला के समझाने के बावजूद भी विजय जी ने बेटियों की शादियों में अपने वैभव और शान शौकत का खुलकर प्रदर्शन किया और शादियों में पैसा पानी की तरह बहाया। उनका कहना था कि बिरादरी को पता चलना चाहिए कि शहर के बड़े और अमीर आदमी की बेटियों का विवाह हो रहा है। रीता अभी बहुत छोटी थी, इसलिए उसके विवाह में अभी काफी समय था। कुछ समय बाद ही अचानक उनके परिवार की सुख धन और ऐश्वर्य को किसी की नजर लग गई। एक मनहूस रात को विजय जी को हार्ट अटैक आया और वह बिना कुछ कहे सुने इस दुनिया से चले गए। उनकी पत्नी कमला और तीनों बेटियां गहरे सदमे में डूब गए। कमला एक कम पढ़ी लिखी सीधी सादी महिला थी। उसे अपने पति के व्यवसाय के हिसाब किताब लेन देन के विषय की कोई जानकारी नहीं थी। इस बात का फायदा उनके सगे संबंधियों और अन्य व्यापारियों ने उठाया। जो उनके देनदार थे उन्होंने पैसा लौटाया नहीं और कुछ धूर्त लोगों ने फर्जी कागजात बनवाकर लाखों रुपए का उधार विजय जी के नाम दिखाकर रुपयों का तकाजा करना शुरू कर दिया। जो लोग विजय जी के बेहद करीब माने जाते थे वो भी इस षड्यंत्र में शामिल हो गए। उन्होंने स्वर्गवासी विजय जी के परिवार से मुंह फेर लिया। यहाँ तक बड़े और अमीर घरों में ब्याही उनकी बेटियां और जमाइयों की भी अब नजरें बदल गई। बैंक में रखी जमा पूंजी भी धीरे धीरे घर खर्च में समाप्त होने लगी। रीता अभी पढ़ रही थी। कमला बहुत सोच समझकर घर खर्च करती थी, परंतु जमा पूंजी भी कब तक चलती। घर में आर्थिक तंगी देखकर दोनों बड़ी बेटियां अपनी मां को बंगला बेचकर एक छोटा मकान लेने की सलाह देने लगी। बेचारी कमला मरती क्या ना करती।
उसने दिल पर पत्थर रखकर पति का बड़े चाव से बनाया हुआ बंगला बेच दिया। बंगले को बेचकर जो पैसा मिला, उसमें से भी ब्याहता बेटियां अपने पतियों के कहने में आकर अपना हिस्सा मांगने लगीं। बेबस और लाचार कमला को बंगले को बेचने पर मिले पैसे में से बड़ी बेटियों को भी हिस्सा देना पड़ा। अब कमला और रीता दोनों एक छोटे से मकान में शिफ्ट हो गईं। कमला ने बंगला बेच तो दिया, परंतु अपने उस बंगले के बिकने का गम उसने अपने दिल पर लगा लिया। वह गहरे अवसाद में डूब गई। उसने अब बिस्तर पकड़ लिया। रीता ने माँ की तबीयत बिगड़ते देख उन्हें अस्पताल में एडमिट करवा दिया। लंबी बीमारी और अस्पताल के महंगे महंगे खर्च के चलते वो दोनों धीरे धीरे फिर से आर्थिक तंगी से जूझने लगी। दोनों बड़ी बेटियां कभी कभी लोक लाज रखने के लिए अस्पताल में फल या ताकत के टॉनिक लेकर आ जाती थी। दिलासा देने के स्थान पर अपनी माँ को चार बातें और सुनाकर जाती थी। वो हमेशा अपने माता पिता पर खर्चीले और दूरदर्शी न होने का ताना कसती थी। कमला का दिल अपनी बेटियों के तानाकशी से टूटकर बुरी तरह छलनी हो जाता था, परंतु फिर भी जुबान पर ताला डाले चुप्पी साधे बैठी रहती थी। अपनी बड़ी बहनों के रोब दाब के सामने बेचारी रीता की भी कुछ पेश नहीं चलती थी। वह उनसे सहमी सी रहती थी। अचानक एक दिन रीता को अस्पताल में माँ की बचपन की एक प्रगाढ़ सहेली आशा जी दिखाई दी। वह भी अपने बेटे के साथ अपने इलाज के लिए आई हुई थी। किसी समय में दोनों सहेलियां एक दूसरे के बहुत नज़दीक थीं। विवाह के बाद भी उनके आपसी संबंध बने रहे। आशा जी का एक बेटा था जो कमला की बड़ी बेटियों के साथ का था, परंतु हालात कुछ ऐसे बन गए कि कुछ सालों से दोनों सहेलियां अपनी अपनी परेशानियों में घिरी एक दूसरे से मिल नहीं पाई थीं। आशा जी के पति तो बहुत पहले ही एक दुर्घटना का शिकार होकर इस दुनिया से विदा ले चुके थे। अपने इकलौते बेटे को इंजीनियरिंग करवाने के सपने देखते थे। उनका बेटा रोहन बहुत होनहार भी था। रोहन बहुत धैर्यशाली और दृढ़ प्रतिज्ञ युवक था। उसने माँ और पिता का सपना पूरा करने के लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी भी कर ली। पिता सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। उसकी माँ आशा को पिता की पेंशन का कुछ हिस्सा मिलता था। रोहन ने धीरे धीरे पिता द्वारा मकान खरीदने के लिए लोन की किश्तें भी देनी शुरू कर दी। इतने सालों बाद मिलने पर दोनों सहेलियों ने अपने दुख दर्द एक दूसरे से साझा किए, अपनी अपनी आप बीती एक दूसरे को सुनाई। कमला रोहन के व्यक्तित्व की सादगी, विनम्रता और उच्च चरित्र जैसी विशेषताएं देखकर बहुत प्रभावित हुई। उसने आशा से रीता के लिए रोहन का रिश्ता मांग लिया। यद्यपि रोहन और रीता की उम्र में 8 साल का अंतर था। इस बात का कमला और आशा दोनों को पता था, परंतु कमला ने रोहन के गुणों पर नजर रखते हुए उम्र की इस बाधा को अनदेखा कर दिया। सब कुछ साफ और स्पष्ट था, इसलिए इस विवाह में आशा को भी किसी प्रकार का इनकार नहीं था। देखते देखते दोनों सहेलियों की यह पुरानी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई। बेहद सादगी से रोहन और रीता का विवाह संपन्न हो गया। संघर्षों की आग में तपकर रीता भी बहुत समझदार हो चुकी थी। रोहन जैसे गुणवान और समझदार पति को पाकर वह बहुत प्रसन्न थी। रीता और रोहन दोनों ने मिलकर अपने भावी जीवन के लिए कुछ बातें तय कर ली। जैसे अब रीता भी नौकरी करेगी। रोहन के प्रमोशन की परीक्षा होने के बाद ही वो दोनों अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे। रीता बीएड तो कर ही चुकी थी। थोड़ा प्रयास करने पर रीता को एक स्कूल में अध्यापन कार्य मिल गया। दोनों पति पत्नी ही एक दूसरे की भावनाओं और जरूरतों का ख्याल रखते थे। कमला शायद रीता के विवाह के लिए ही जीवित थी। रीता के विवाह के बाद वह अवसाद और कमजोरी से लड़ते लड़ते आखिर इस दुनिया से विदा हो गई। रीता ने उस मकान पर ताला लगा दिया। अपनी दोनों बड़ी बहनों को उसकी एक एक चाबी दे एक चाबी अपने पास रख ली। जब कभी माँ और पिता की याद आती तो कुछ समय वहां बिता आती। ससुराल में जाकर रीता ने अपनी सेवा से पति और सास दोनों का दिल जीत लिया। रोहन के ऑफिस में प्रमोशन के लिए परीक्षाएं होती रहती थी। रोहन भी इनकी तैयारियों में जुटा था। जब कोरोना की महामारी फैली तब दुर्भाग्यवश रोहन की मां का भी कोरोना ग्रस्त होकर स्वर्गवास हो गया। रोहन शोक सागर में डूब गया। उसकी मां उसे सीनियर मैनेजर बने न देख सकी। यही पीड़ा उसे बार बार तड़पाती, परंतु समय के सामने तो किसी की नहीं चलती।
अचानक रोहन पानी पीने उठा। उसने नाइट लैंप जलाया। उस आहट से रीता को अतीत से खींचकर पुनः वर्तमान में लौटा दिया। अगले सप्ताह दीदी के घर होने वाले कार्यक्रम के लिए उसने तैयारी भी करनी है। उसने अपनी सारी साड़ियों में से दो सबसे सुंदर साड़ियां निकालकर अलग कर ली। उससे मैचिंग ज्वेलरी भी साथ में ही रख ली। रोहन का सूट भी ड्राई क्लीन करवाने भिजवा दिया। अब कोई विचार से वह असमंजस में पड़ गई। पति से सलाह की उपहार में क्या दिया जाए। रोहन ने सुझाया दीदी के लिए साड़ी और अभय और जीजाजी के लिए सूट कैसा रहेगा। रीता को रोहन का सुझाव और समझदारी पर बहुत नाज हुआ। दोनों ने अपनी अपनी जमा पूंजी में से कुछ रुपए निकाले और बढ़िया सूट और साड़ी खरीदकर पैक करवा दिए। कार्यक्रम के दिन तय समय पर रीता और रोहन कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। एक फार्म हाउस में कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया था। सजावट भी शानदार थी। ऐसे लग रहा था मानो किसी विवाह का आयोजन हो। इतनी भीड़ में उन्हें बड़ी कठिनाई से माया दीदी और जीजा जी दिखाई दिए। रोहन और रीता ने उन्हें बधाई देते हुए उपहार भी देने लगे तो दीदी बोली, अरे अभी हमारे पास उपहार लेने का समय कहाँ है। उधर एक कमरे में कुछ लोगों को इस काम के लिए बिठा दिया है, वहीं जाकर उपहार दे दो। रोहन ने बड़े अपनेपन से दीदी से पूछा कि हमारे योग्य कुछ काम हो तो अवश्य बताएं। माया दीदी व्यंग से हंसते हुए बोली, तुम लोग देख नहीं रहे हो क्या? इस सारे काम के लिए कार्यक्रम प्रबंध वालों को लाखों रुपए देकर सारी जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह कहते कहते एकाएक दीदी की नजर रीता की साड़ी और जेवर पर पड़ी। वो आवेश में आ गई और बोली, रीता यह क्या? तुम फिर वही पुराने फैशन की साड़ी पहनकर आ गई हो। तुम्हारे सारे जेवर भी आर्टिफिशियल पहन रखे हैं क्या? तुम्हारे पास सोने या डायमंड के कोई भी जेवर नहीं है जो किसी खास मौके पर पहन सको? मैंने तुम्हें उस दिन इतनी सुंदर नए फैशन की साड़ियां भिजवाई भी थी, पर तुम्हारा अहम आड़े आ गया। अरे तुमने अपनी नहीं मेरी इज्जत का तो कुछ ख्याल किया होता। वह और कुछ सुनाने के मूड में थी। इससे पहले वह कुछ और सुनाती, उन्हें किसी ने बुला लिया। वह बात अधूरी छोड़कर ही चली गई। रोहन और रीता दोनों अपमानित से खड़े रह गए। रीता को अपने से अधिक पति का अपमान होने का दुख हो रहा था। बेचारे कितने उत्साह से यहाँ आए थे। रीता की आंखें रोहन के समक्ष झुकी जा रही थी। वह रोहन को सुनाते हुए बोली, दीदी भी कभी कभी अजीब सी बातें कर जाती हैं। रोहन भी अपमान से क्षुब्ध थे, फिर भी अपने क्रोध को दबाकर बोले, अब क्या करना है? रुकना है या अपने घर लौट चलना है? रीता सोच में पड़ गई, अब क्या करे। उसी समय रीता ने देखा कि दीदी और जीजा जी भी अपने नज़दीकी रिश्तेदारों के परिचय मेहमानों से करवा रहे थे। उसने सोचा, हम तीन ही तो सगी बहनें हैं, अमीर हो या गरीब, कुछ भी हैं, हम हैं तो दीदी के सगे बहन और बहनोई। मेहमानों का स्वागत करना उनका भी कर्तव्य बनता है। यह सोचकर वह दोनों दीदी के पास जाकर खड़ी हो गई। दीदी अपने रिश्तेदारों का परिचय भी मेहमानों से दे रही थी, परंतु दीदी उन दोनों की ओर से अनजानी सी बनी रही। उनका परिचय तो दूर, उनकी ओर देखा तक नहीं। अमीरी और वैभव का ऐसा दिखावा करना और अपनी सगी बहन को अनदेखा करना, यह बातें रीता के दिल में गहरा जख्म कर गई। रीता को मन ही मन बहुत दुख हुआ, परंतु चेहरे पर मंद मुस्कान लिए वह चुप खड़ी रही। दोनों को भूख भी लगी थी। उत्सव में आने की जल्दी में कुछ खाया भी नहीं था। किसी ने उन्हें आगे बढ़कर खाना खाने के लिए नहीं कहा और ना ही किसी ने उन्हें यह उम्मीद दी थी कि इसलिए उन्होंने स्वयं ही आगे बढ़कर थोड़ा सा खाना खाया और अपने घर लौट आए। बहुत थकावट हो गई थी, इसलिए बिना कोई बात किए वह लेट गए। अगले दिन सुबह रीता यथावत काम में लग गई, परंतु मन में कल की बातें सोचकर हाहाकार सा मचा था। मन उसका बहुत अशांत था। रोहन बहुत समझदार थे। उन्होंने रीता से कल रात को हुई किसी भी बात का जिक्र तक नहीं किया। रोहन के प्रमोशन के लिए परीक्षाएं निकट आ गई थी। रोहन कुछ छुट्टियां लेकर परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत में जुट गए। रीता ने भी रोहन को पूरा सहयोग दिया। समय पर खाना और नाश्ता बनाकर सब काम पूरा करके स्कूल चली जाती, ताकि रोहन को उसकी अनुपस्थिति में कोई दिक्कत ना हो। आखिर रोहन की मेहनत रंग लाई। उनकी परीक्षा बहुत अच्छी हुई। उसे अपने विभाग में सीनियर मैनेजर बनने की पूरी आशा थी। परीक्षा समाप्त होते ही रीता और रोहन तनाव मुक्त महसूस कर रहे थे। अचानक एक दिन मंजली दीदी
छाया उनके घर आई। छाया दीदी को देख रोहन और रीता दोनों को बहुत खुशी हुई। दीदी अपने साथ मिठाई और फलों की टोकरी भी लेकर आई थी। यह देख रीता शंकित सी हो गई, क्योंकि छाया दीदी उसके घर आती ही नहीं थी। यदि कोई बात होती तो फोन करके उसे बुलवा लेती थी। दीदी ने उनसे कुशल मंगल पूछने के बाद अपनी वाणी को चाशनी में डुबाकर बात शुरू की। वह बोली, तुम दोनों को एक खुशखबरी देने आई थी। उन दोनों के मन में माया दीदी के घर हुए अनुभव के जख्म अभी तक ताज़ा थे। उस बार तो वह दोनों किसी तरह अपमान का घूंट पीकर चुप रह गए थे। अगर इस बार ऐसा कुछ हुआ तो रोहन भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उन्होंने बनावटी खुशी जाहिर करते हुए छाया दीदी को बधाई दी और खुशखबरी क्या है यह जानना चाहा। दीदी खुशी से उत्तेजित होकर बोली, तुम्हारे जीजा जी के पुराने मित्र जो मंत्री हैं, उन्होंने अपना बड़ा सा फार्म हाउस कौड़ियों के मूल्य में हमें बेच दिया है। बस उसके भूमि पूजन के आयोजन में तुम दोनों को आमंत्रित करने आई हूँ। रीता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह सोचने लगी कि दीदी खुद इतनी अमीर हैं, पर और अधिक अमीर बनने की खुशी संभाले नहीं संभल रही है। रीता ने बड़ी आत्मीयता से कहा कि हम अवश्य इस अवसर पर आएंगे। छाया दीदी मंत्री जी की और अपने पति की मित्रता की प्रशंसा के पुल बांधते नहीं थक रही थी। रीता ने दीदी से मनुहार करते हुए कहा कि आप इतने सालों बाद हमारे घर आई हैं, मैं लंच करवाए बिना तो आज आपको जाने नहीं दूंगी। यह सुन छाया दीदी बोली, अरे आज नहीं, अब मैं चलती हूँ, मुझे अभी बहुत जगह जाना है। दूसरे, तेरे घर में एयर कंडीशन भी तो नहीं है, मेरा तो दिल यहाँ गर्मी से भी घबराने लगता है। चलते चलते बोली, हमारे भूमि पूजन में तो तुम अच्छी तरह पहन ओढ़ कर आना, मंत्री जी और उनके जान पहचान वाले बहुत बड़े बड़े लोग भी आएंगे। मुझे पता चला है कि तुम माया के घर ऐसे ही पुरानी हल्की सी साड़ी और नकली जेवर पहन के पहुंच गई थी। मेरे घर ऐसे नहीं करना, कुछ जरूरत हो तो बता देना। यह कहते हुए छाया दीदी बाहर खड़ी अपनी कार की ओर लपकी। कार में बैठकर उन्होंने एक बार फिर पलटकर पीछे नहीं देखा। रीता हाथ हिलाते ही रह गई। छाया दीदी के जाने के बाद रीता स्तब्ध खड़ी सोचने लगी, क्या यह मेरी वही सगी बड़ी बहनें हैं जो बचपन में उसका इतना ख्याल रखती थीं, मुझ पर जान छिड़कती थीं। आज वही बहनें धन दौलत के अभिमान में आकर उससे अपना हाथ छुड़वाकर उससे कितनी दूरी हो गई हैं। दोनों ने उसे कितना पराया कर दिया है। उसने उसी समय सोच लिया कि वो लोग छाया दीदी के भूमि पूजन में नहीं जाएंगे। उसे भी अपने पति का आत्मसम्मान प्यारा है। छाया दीदी द्वारा लाई गई फल और मिठाई उसने अपने घर से कुछ दूरी पर बनी हुई झुग्गियों में रहने वाले गरीब लोगों को बांट दी। भूमि पूजन संपन्न हो गया। रीता और रोहन की अनुपस्थिति कहीं पर भी दर्ज नहीं हुई। बाद में भी किसी ने भी उनके वहां न आने का कारण नहीं पूछा। समय ने करवट ली। रोहन ने सीनियर मैनेजर की परीक्षा बड़ी सफलता से पास कर ली। रोहन की सीनियर मैनेजर के पद पर नियुक्त होने पर उसका तबादला दिल्ली हो गया। अपना नया पद भार संभालने के कुछ समय बाद रोहन छुट्टी लेकर रीता को लेने वापस आए। रोहन के प्रमोशन होने की खुशी में उन्हें सम्मान देने के लिए उनके जान पहचान वालों ने उन्हें भावभीनी विदाई देने के लिए एक पार्टी रखी। रीता ने अपने कुछ जानने वालों को भी आमंत्रित कर दिया, जिनमें उसकी बहनें और कुछ स्कूल के स्टाफ के लोग भी थे। उनके विदाई समारोह में जब रोहन और रीता दोनों स्टेज पर आए तो जोरदार करतल ध्वनि के साथ पुष्पहार पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। रोहन की ईमानदारी, कार्य करने के प्रति लगन आदि गुणों की खूब प्रशंसा हुई। रोहन और रीता ने बड़ी नम्रता से सबको धन्यवाद दिया। कार्यक्रम के बाद शानदार डिनर का इंतजाम किया गया था। स्टेज से उतरने के बाद जब वो लोग भोज के लिए ले जा रहे थे तो वहां आए लोगों में रीता को अपनी दोनों बहनें और उनके पति भी खड़े दिखाई दिए। उसने आगे बढ़कर बड़े आदर से उन सबको भोजन करने की प्रार्थना की। वो सब रीता की नम्रता और प्यार देख शर्म से पानी पानी हुए जा रहे थे। रीता ने ना तो कीमती जेवर पहने हुए थे और ना ही महंगी बनारसी साड़ी पहनी थी, परंतु फिर भी वो अपनी नम्रता और सौम्यता से सबकी नजरों का केंद्र बनी थी। भीड़ में खड़े उसकी बहनों जैसे कुछ बड़े और अमीर लोग जो अमीरी के तराजू में तोड़कर रिश्ते और आपसी मेलजोल बनाते हैं, वह सब भी यह देखकर हैरान और शर्मसार हो रहे थे। भोज के बाद रीता और रोहन चले गए।
जाते जाते वो तथाकथित धनवान और बड़े लोगों की सोच पर एक प्रश्न चिन्ह लगा गए। जो लोग धन दौलत होने के कारण अपने सामान्य या गरीब रिश्तेदारों को अपने से तुच्छ और कमतर समझने लगते हैं, दरअसल प्यार, सम्मान और अपनेपन के रिश्ते धन दौलत से कहीं अधिक बड़े होते हैं। परंतु कुछ लोगों को यह बात समय रहते समझ में नहीं आती है और वह दौलत के पीछे अपने आत्मीय संबंधों से दूर चले जाते हैं। बाद में जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है बाद में जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता भी है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।